नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं और आज दस्तक की शुरुआत हम एक थप्पड़ से करने वाले हैं। वो थप्पड़ जो देर तक आपके दिलो दिमाग में गूंजता रहेगा, आपको चुभता रहेगा। जो वीडियो हम आपको आज दिखाने वाले हैं, इस वीडियो का मकसद है आपको परेशान करना, ताकि आप इसे गंभीरता से लें। पहले आपको यह वीडियो दिखाते हैं। यह घटना देश की राजधानी दिल्ली की है। इसमें 76 साल की मां है और एक थप्पड़ में अपनी ही मां की हत्या कर देने वाला उसका बेटा है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ यह वीडियो हमारे रिश्तों और सामाजिक मर्यादाओं पर एक थप्पड़ है। देखा आपने, इस बेटे ने अपनी 76 साल की बुजुर्ग मां को इतनी ताकत से थप्पड़ मारा कि उसके प्राण निकल गए और उसका शरीर किसी पुराने जर्जर मकान की तरह ढह गया। मां जननी होती है, उसका दर्जा सबसे बड़ा होता है। जरा सोचिए, यह मां इस जानलेवा वार पर एक पल का आश्चर्य भी जाहिर ना कर सकी, नहीं कह सकी कि बेटा मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत तुझमें कहां से आई। वो मां अपने सवालों के साथ ही इस दुनिया से चली गई। लेकिन मातृदेवो भव, पितृदेवो भव की परंपरा वाले भारत के लिए कई सारे सवाल छोड़ गए। धरती और नदियों को भी मां कहने की संस्कृति वाला देश भारत, जहां अब ये वीडियो चुभता हुआ सवाल पूछता है, क्या बुजुर्गों को लेकर सम्मान का सीना समाज में छलनी होता जा रहा है? जिस देश में कहा गया कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, वहां एक मां पर अपने ही बेटे के हाथों हुए हमले का वीडियो इसी बात को सत्य स्थापित करता नजर आता है। लेकिन सवाल है, ऐसा हमला बेटे ने ही मां पर क्यों किया, जहां मां ने दम तोड़ दिया? तारीख 15 मार्च, वक्त दोपहर 12:35, जगह बिंदापुर, दिल्ली। इस वीडियो में घर के बाहर खड़े 3 लोग हैं। रणवीर नाम का बेटा, बहू और 76 साल की बुजुर्ग मां अवतार कौर। 57 सेकंड के वीडियो में थोड़ी देर में बेटा घर की डोरबेल बजाता दिखता, फिर बेटा बहू मिलकर मां से कुछ बहस करते नजर आते हैं। लेकिन ये यहाँ क्यों खड़े हैं, संवाददाता अरविंद ओझा से सुनिए। 15 मार्च को बेटे रणवीर का किराएदार से पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। इसको लेकर दिल्ली पुलिस को बकायदा पीसीआर कॉल भी की गई थी। पुलिस की टीम जब यहां पर पहुंची तो पुलिस को बताया गया कि मामले को सुलझा लिया गया है। पुलिस जब यहां से रवाना हुई तो उसके बाद सास, बहू और बेटे आपस में बातचीत करते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। 36वें सेकंड पर बुजुर्ग मां कुछ कहती दिखती है। 4 सेकंड बाद बहू बोलना शुरू करती है। 44वें सेकंड में बहू पति की तरफ इशारा करके कहती है और फिर तुरंत इसके बाद बेटा रणवीर 76 साल की मां पर हमला कर देता है। तेज प्रहार से मां सिर के बल गिर जाती है। बहू से उठाने को झुकती है। बेटा अपनी बेसुध होकर गिरी मां को उठाने तक तुरंत नहीं झुकता। बेटे रणवीर ने जब अपनी मां को थप्पड़ मारा तो मां इसी जगह पर जमीन पर गिर गईं। आनन फानन में मां को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले को छुपाने के लिए बेटे ने आनन फानन में अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दिया, यहां तक कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं बनाई गई थी। लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जन्म देने वाली मां की ही सांसें छीन लेने वाले बेटे रणवीर को गिरफ्तार कर लिया। लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली उसकी डेथ हो जाती है और ये इंसिडेंट जो है लेटर ऑन रिवील हुआ। सब्सिक्वेंटली उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन ले लिया गया है 304/221 आईपीसी में, और जो अक्यूज है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। मां अवतार कौर का ये घर, जिसके बाहर बेटे ने सीसीटीवी कैमरे लगवा कर लिखवा दिया कि ये घर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है, लेकिन वही बेटा अपनी मां का ख्याल रखने वाली निगरानी नहीं कर सका। तो हमला किस वजह से किया गया? हमले वाली जगह पहुंचकर संवाददाता अरविंद ओझा ने मृतक बुजुर्ग की बहू से पूछा, किस चीज के लिए गुस्सा आ गया था आपके हस्बैंड को, ये बता दीजिए सिर्फ। वो तो हमारे प्रॉपर्टी का मैटर था। मां को मारने वाला बेटा पकड़ा गया, तो क्या कहानी सिर्फ इतनी है, या फिर बुजुर्गों के लिए अपनों से ही खतरे का यह अंदेशा समाज में चारों तरफ फैला है? क्योंकि इसी हफ्ते महाराष्ट्र के अकोला में सगी बेटी ने प्रॉपर्टी में कुछ रुपए के विवाद पर मां को मार दिया। बिहार के अररिया में 6 साल से 3 बेटों ने ही
पिता को एक कमरे में बंद करके रखा था। पिता को पुलिस ने छुड़वाया। और हेल्पेज इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक बुजुर्गों को प्रताड़ित करने वाले 56% मामले में उनके अपने ही बेटे शामिल होते हैं। सर्वे कहता है कि बुजुर्ग परिजन के साथ हिंसा में 26% बहुएं जिम्मेदार होती हैं। सर्वे ये भी बताता है कि बुजुर्ग पिता के मुकाबले ज्यादा माताएं अपने बेटों के कारण प्रताड़ित होती हैं। 30% वृद्ध महिलाओं जबकि 26% बुजुर्ग पुरुषों ने कहा कि उनके बेटे ने उन्हें मारा पीटा, गाली दी या फिर डराया, जबकि 15% बूढ़ी महिलाओं और 8% बुजुर्ग पुरुषों ने अपनी बहू को प्रमुख रूप से प्रताड़ना का कारण बताया। जिस दौर में संस्कृति की चिंता के नाम पर सियासत होती हो, उसी वक्त में बुजुर्गों के सम्मान की संस्कृति पर दिखता खतरा चिंता की बात है। जरूरी है कि समाज के भीतर से ही इसके खिलाफ दस्तक हो। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। भारत में बुजुर्गों की आबादी करीब 9% है, या कह लीजिए कि हर 10 भारतीयों में से एक की उम्र 60 वर्ष के ऊपर है। लेकिन भारतीय समाज में बुजुर्गों का सम्मान अब वैसा नहीं रहा जैसा एक जमाने में होता था। आज के युवा बुजुर्गों को बोझ समझते हैं, जबकि भारतीय परंपराओं में बुजुर्गों को बोनस समझा जाता था। युवा पीढ़ी के लोग ये भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन वो भी बुजुर्ग होंगे और तब उन्हें ऐसा थप्पड़ बर्दाश्त नहीं होगा। भारत में बुजुर्गों पर अत्याचार करना और उनका अपमान करना अब आम बात हो गई है। बुजुर्गों पर अत्याचार सिर्फ उनके परिवार वाले ही नहीं करते, महानगरों में सार्वजनिक स्थलों पर भी उनके साथ अक्सर दुर्व्यवहार होता है। हर 8 में से एक बुजुर्ग को लगता है कि उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भावना भारत की युवा पीढ़ी अगर चाहे तो बदल सकती है। इसीलिए आज हमने इस मुद्दे पर दस्तक देना जरूरी समझा, क्योंकि हेल्पेज इंडिया के सर्वे के मुताबिक देश में 44% बुजुर्ग ऐसा मानते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर उनके साथ खराब व्यवहार किया जाता है। बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, भुवनेश्वर और चेन्नई में सार्वजनिक जगहों पर बुजुर्गों से सबसे ज्यादा बुरे बर्ताव की शिकायत है। 64% बुजुर्ग ऐसा मानते हैं कि ज्यादा उम्र या सुस्त होने की वजह से ही लोग उनसे रूखा व्यवहार करते हैं। महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें युधिष्ठिर के सामने यक्ष प्रश्न आता है, पृथ्वी से भारी कौन है और बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, पृथ्वी से भी भारी मां है, यानी मां का गौरव सबसे ज्यादा है, और बुद्धिमान वो है जो वृद्धों की सेवा करे, यानी बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाए। यह सोच बुजुर्गों का खोया हुआ सम्मान वापस ला सकती है। आप अगर इस दस्तक से सहमत हैं तो अपनी राय ट्वीट करके हम तक आप पहुंचा सकते हैं #दस्तक के साथ। लेकिन हमारी आज की अगली खबर भी संस्कार से ही जुड़ी है और उत्तराखंड से आई है, जहां इसी महीने मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने वाले तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि महिलाओं को फटी हुई जींस यानी रिप जींस में देखकर उन्हें हैरानी होती है। तीरथ सिंह रावत पूछते हैं कि फटी हुई जींस पहनने वाली महिलाएं अपने बच्चों को क्या संस्कार देती होंगी। तो सवाल उठता है कि अब तक जिस तरह के फरमान और सोच लड़कियों के पहनावे को लेकर खाप पंचायतों की रहे हैं, क्या खाप पंचायत जैसे ही सरकार और मुख्यमंत्री भी अब सोचने लगे? मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था। अगले दिन करवा चौथ था। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा की बगल में बैठी है। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैंने कहा, बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार देते? सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दे चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है कि निजता का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 21 के जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही हिस्सा है।
इसका मतलब ये है कि भारत के नागरिक को क्या खाना है, क्या पीना है से लेकर क्या पहनना है, इसकी आजादी संविधान देता है। लेकिन जिस संविधान की कसम खाकर तीरथ सिंह रावत इसी महीने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं, वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में पहुंचकर संविधान की जगह अपने हिसाब से संस्कारों की ज्ञान गंगा बहाने लगते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार अपने बयानों के लिए चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने एक नया बयान देकर लोगों को चौंका दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं की फटी जीन्स पश्चिमी सभ्यता की निशानी है। बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा के बगल में बैठी है, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार देंगे। जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। घुटने फटे हुए दिखने वाली जीन्स यानी रिप्ड जीन्स। तो यहाँ सवाल ये कि महिलाओं ने क्या पहना इससे संस्कार तय होगा, या दूसरी महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं आप, इससे संस्कार का पता चलेगा। संस्कार का सर्टिफिकेट देने वाले बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, और खास करके महिला क्या पहनती हैं, क्या आभूषण पहनती हैं, क्या वस्त्र पहनती हैं, क्या घूंघट लगाती हैं, क्या फटी हुई जीन्स पहनती हैं, उन संस्कृति के बारे में संस्कृति के रक्षक जो बने हुए हैं और सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट देते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस तरीके की महिलाओं को लेकर टीका टिप्पणी करना उनकी एक सोच दिखाता है कि महिला विरोधी जो मानसिकता है वो भारतीय जनता पार्टी की इनके मुख्यमंत्री रोज उजागर करते हैं। मुख्यमंत्री जी, ये नया जमाना है, आपको तो मोदी जी राम नजर आते हैं, कृष्ण नजर आते हैं, और अब आप हमारी बेटियों की जीन्स पहनने पर भी कमेंट करने लग गए हैं। मुझे लगता है कुछ मुंह पका बीमारी तो आप तक नहीं पहुंच गई है। तो घुटने फटे थे। वैसे संस्कार की जब बात चली तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इतने पर नहीं रुके। फटी जींस पहनने वाली महिला के संस्कार दे पाने की क्षमता पर सवाल उठाने के बाद अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई को भी संस्कार विरोधी बताने लगते हैं। संस्कार, बाकी कुछ नहीं। घर में बच्चों को संस्कार दो, उसको पढ़ाई कोई भी है और जिसमें संस्कार है वो कहीं फेल नहीं हो सकता है। कितना भी अंग्रेजी घुटा लो, अंग्रेजी से कोई संस्कार, कोई बड़ा आदमी नहीं बनने वाला है। मैं जानता हूं कि अंग्रेजी वाले को भी, हिंदी मीडियम वाले को भी, मैंने लखनऊ भी देखा, मैं वहां भी रहा हूं विधान परिषद के अंदर, मैं आज दिल्ली में भी हूं पार्लियामेंट के अंदर, मैं आज उत्तराखंड के अंदर भी हूं, मैंने तीनों पार्लियामेंट देख लिया। वहां यदि कोई आईएएस और ब्यूरोक्रेट अधिकतम है, हिंदी मीडियम का है। क्या एक मुख्यमंत्री के विचार और जातियों की पंचायत के झूठे सम्मान वाली सोच के बीच फर्क नहीं है? वरना यूपी के मुजफ्फरनगर में क्षत्रिय पंचायत भी क्यों वैसी ही सोच जाहिर करती है जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की है। बस फर्क इतना है कि मुख्यमंत्री महिलाओं के फटी जीन्स पहनने से संस्कार न मिल पाने का सवाल उठाते हैं और क्षत्रिय पंचायत सीधे रोक ही लगा देना चाहती है। गांव में नई उम्र के लड़के हैं, गांव में नेकर पहन के फिरे, हाफ पैंट के हैं, जिसे हम ये कह रहे हैं कि आज से बाद में यदि किसी गांव में भी कोई भी लड़का यदि वो हाफ नेकर पहना हुआ मिला तो गांव वाले या तो उसे समझाएं, नहीं तो उसे दंडित करने का काम करें। आज हमारी लड़कियां पढ़ने जा रही, बहुत बढ़िया है, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें बढ़ाओ, बिना दहेज के ब्याह करो, ये सब बढ़िया है। लेकिन लड़कियां जींस पहन के जावे, लड़कियां ऐसे आपत्तिजनक कपड़े पहन के जावे, ये भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। इस पे भी समाज एक मत होकर पाबंदी लगावे। जो भारत की संस्कृति है, उस भारत की संस्कृति में जो परिधान है, उन्हीं परिधानों का वो प्रयोग करें, ना कि जींस और पैंट और टॉप पहन के गांव से जावें। और स्कूलों में ये व्यवस्था नहीं है, जिस स्कूलों में ये व्यवस्था है उन स्कूलों का भी बहिष्कार करा जाएगा। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं। तो होता यही है कि जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग संस्कारों की विवादित पाठशाला शुरू कर देते हैं
तो दकियानूसी विचारों की यूनिवर्सिटी खोलकर संस्कार सिखाने वाले प्रोफेसर पंचायत करने लगते हैं। दिलीप सिंह, देहरादून, आज तक। वैसे पहनावे को लेकर विवाद की खबर गुजरात से भी आई, जहां टी शर्ट में विधानसभा जाने वाले कांग्रेस विधायक को 3 दिन के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया। ये विधायक हैं कांग्रेस के विमल चुड़ासमा, जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी टी शर्ट में ये गुजरात विधानसभा पहुंचे तो स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी ने इन्हें सदन से सस्पेंड कर दिया। उनसे कहा गया कि टी शर्ट में असेंबली के भीतर आना सदन के लिए अशोभनीय है। सदन के भीतर अध्यक्ष ही सर्वोच्च होते हैं, जो विधायकों के ड्रेस कोड से लेकर उनके व्यवहार की सीमा तय कर सकते हैं। लिहाजा स्पीकर ने इन विधायक महोदय के लिए पहनावे की सीमा भी तय कर दी। और संस्कारों की खबरों से जुड़ी दस्तक में अब आपको बिहार ले चलते हैं, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अश्लील गाने बजाने पर सीधे गाड़ी का परमिट ही रद्द करने का आदेश जारी हुआ है। लेकिन सवाल है कि जिस भोजपुरी इंडस्ट्री में करीब 80% छोटे बड़े सिंगर अब भद्दे, आपत्तिजनक, 2 अर्थों वाले शब्दों के साथ ही गाने बनाते हो, वहां अश्लीलता पर संपूर्ण बैन कब लगेगा? सुपर हिट लागे रे छलकता हमरो जीन्स चप्पल, जरा वेट कराओ राजा। जिनके शब्द बोलने में ही बीप करना पड़ जाए, वो पूरे के पूरे अश्लील गाने बजते रहते हैं। जैसे हाजीपुर की पुलिस लाइन में और नेताओं के मंच तक। तो अब बिहार में सरकार ने फरमान निकाल दिया कि बस टेम्पो ट्रक या दूसरे कमर्शियल वाहन में अश्लील गाना बजता है तो गाड़ी का परमिट रद्द कर देंगे। राज्य सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बजने वाले अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला 2018 के राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में ही किया था, लेकिन उस कानून का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। अब जबकि होली का मौसम है और ऐसे में अश्लील गानों की बाढ़ आ जाती है, तो सरकार की नींद खुली है। नींद ऐसी उड़ी है कि टेम्पो वाले तो अपनी गाड़ी से स्पीकर, रेडियो, गाजा बाजा सब हटवाने लग गए। गाना नहीं है, गाड़ी लगाना में, गाड़ी में गाना लगाना माना है। हाँ, पहले बजाते थे। पहले जब एक बार छिना गया दोबारा हम बाजा का नाम ही निशान नहीं लेते थे। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का टर्नओवर सालाना 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए। भोजपुरी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के करीब 26 करोड़ दर्शक हैं, जिसकी फिल्म और एल्बम बिहार के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी रिलीज होती है। तो बिहार में ये अश्लील गाने चलाने पर टेम्पो ट्रक बस का परमिट रद्द करने वाला एक्शन अभी क्यों लिया जा रहा है? जहाँ भी महिलाएं बैठती थी तो लोग जानबूझ करके बहुत सारे लोग अश्लील गाना बजा देते, इसका विरोध हो रहा था। इसकी वजह से ही हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाता है, अब उन लोगों को मना करने पे भी, मना तो खैर हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि सारे लोग कंफर्टेबल है, तो हम फिर क्यों मना कर पाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा खराब लगता था और कुछ नहीं। तो वर्डिंग भी अच्छा नहीं होता है भोजपुरी सॉन्ग ये सब का, तो बहुत अनकंफर्टेबल टाइप का फील होता है। जैसे हाथ जोड़े इन जनाब को देखिए, ये भी लोकल सिंगर है, लेकिन बिहार के ऐसे सिंगर जिन्होंने बेहद भद्दे, अश्लील और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले गाने का एल्बम बना दिया, वैशाली से गिरफ्तार हो गए। मेरे को माफी दिया जाए और आगे से ऐसा कुछ गलती नहीं होगा। अब यहाँ कुछ सवाल उठते हैं। पहला, अश्लील गाने बजाने पर कार्रवाई क्या सिर्फ बजाने वालों पर होगी? दूसरा सवाल, क्या अश्लील गाने लिखने गाने वाले छोटे कलाकार ही पकड़े जाएंगे? और तीसरा सवाल, भद्दे, आपत्तिजनक गाने लिखने वाले बड़े सितारे भी क्या पकड़े जाएंगे? जब गाना बंद हो जाएगा ना, तो गाने वाले खुद ब खुद गाना नहीं गाएंगे गंदा। हमारे भोजपुरी भाषा भाषी के लोग भी अगर ठान लें तो गायक सब तरह के गीत गाते हैं, गायक जो हैं खुद ब खुद सुधर जाएंगे। गाने बनाने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सिर्फ बजाने वाला नहीं। जब तक बनाने वाला बंद नहीं होगा तब तक बजाने वाले पे आप हर बार ये सरकार हमेशा कमजोर लोगों को पकड़ती है। आप उस म्यूजिक इंडस्ट्री को नहीं पकड़ना चाहते, उस गीतकार पर आप सवाल, उस संगीतकार पे नहीं आप कर रहे, आप ऑटो वाले से बात करेंगे। 2018 के आदेश पर फिलहाल एक्शन में आए बिहार को जरूरत है कि समस्या को जड़ से खत्म किया जाए।
सिर्फ मौसमी कार्रवाई न हो, यानी अब जरूरत भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता को जड़ से खत्म करने की है। उत्कर्ष सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को आज हटा दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें होमगार्ड का डीजी बनाकर ट्रांसफर कर दिया। एंटीलिया केस में एनआईए की अब तक की जांच में परमबीर सिंह का नाम सीधे सीधे तौर पर तो कहीं नहीं आया, लेकिन परमबीर सिंह के नेतृत्व में बनी कमेटी ने ही एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे के निलंबन को वापस लिया था। सचिन वाजे परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट किया करता था, लेकिन बीजेपी का दावा है कि सचिन वाजे का सुपर बॉस कोई और है। सवाल यह है कि आखिर किसकी कृपा से मुंबई पुलिस के सुपर कॉप बन गए सचिन वाजे। कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो। पवार साहब नाराज नहीं है, कोई गलत कर रहा है, इसके बारे में कुछ प्रूफ मिला तो तुरंत उसके बारे में डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। एनआईए और एटीएस दोनों घटना की जांच कर रही है और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मी काही सांगू शकणार नाही, या लहान प्रश्न स्थानिक चिकित्सेचे संख्या ही काही राज्याचं धोरण नाही। तो क्या सचिन वाजे की वजह से मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह नब गए? और अगर ये इतना ही छोटा मामला था तो फिर परमबीर सिंह का तबादला क्यों हुआ? आखिर क्यों नए कमिश्नर कह रहे हैं कि ये मुंबई पुलिस के लिए बहुत मुश्किल वक्त है? मुंबई पुलिस एक नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें मुंबई पुलिस की विश्वासार्हता पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अभी तक एंटीलिया केस की जांच मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे के इर्द गिर्द घूम रही थी। उन 3 गाड़ियों पर टिकी थी जिनका रिश्ता मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे से जोड़ा जा रहा था। लेकिन एंटीलिया केस में एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस की जांच के बीच मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मराठी में ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सरकार का बड़ा फैसला, हेमंत नगराले मुंबई के नए पुलिस आयुक्त होंगे। रजनीश सेठ को महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। परमबीर सिंह के पास होमगार्ड की जिम्मेदारी है। दिलचस्प बात यह है कि शनिवार को सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से ही परमबीर सिंह के जाने की अटकलें शुरू हो गई थी। मंगलवार को जब देश सचिन वाजे की बताई जा रही काली मर्सिडीज और उसमें मिले पैसे गिनने की मशीन की खबर से हैरान हो रहा था, तब परमबीर सिंह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि सचिन वाजे के निलंबन को जिस समिति ने वापस लिया उसके प्रमुख परमबीर सिंह ही थे। सचिन वाजे भी दूसरे सीनियर अफसरों की जगह सीधे उन्हें रिपोर्ट किया करते थे, जिस वजह से परमबीर सिंह सवालों में थे। लेकिन उनके तबादले की असल वजह एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस से ज्यादा सरकार की हो रही किरकिरी थी। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार एंटीलिया केस में रोज नए नए खुलासे कर रहे थे, जबकि सत्ता में रहते हुए भी उद्धव ठाकरे सरकार इससे बेखबर रहती थी, जिसने बीजेपी के सामने राज्य सरकार को बैकफुट पर डाल दिया। और एंटीलिया केस में शामिल न होने के बावजूद परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद गंवाना पड़ा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटाकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने भले ही थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीति थमती नजर नहीं आती। जैसे जैसे एनआईए की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, नए नए खुलासे होंगे, इस मुद्दे को लेकर सियासत और तेज हो जाएगी। सचिन वाजे के बाद एनआईए की नजर परमबीर सिंह पर है। हालांकि एनआईए ने सचिन वाजे के जो कॉल डिटेल खंगाले हैं, उसमें इस केस से जुड़े कई बड़े नामों का पता चला है, लेकिन उसमें परमबीर सिंह का नाम है या नहीं, इसका खुलासा होना बाकी है। हालांकि एनआईए मानने को तैयार नहीं है कि सचिन वाजे अकेले इतनी बड़ी साजिश का इकलौता सूत्रधार हो सकता है। सौरभ बख्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। साल 2004 में सचिन वाजे का निलंबन हुआ, हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ। इसके बावजूद महाराष्ट्र की सरकार ने उसे न सिर्फ वापस लिया, बल्कि उसे मुंबई क्राइम ब्रांच में तैनात किया। सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक अफसर पर इतनी मेहरबानी क्यों की? आपको दिखाते हैं सचिन वाजे की पूरी कहानी। सीपी के बाद
अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था, क्योंकि सीएम के ब्रीफिंग के समय भी वो नजर आते थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने सचिन वाजे का सस्पेंशन रद्द करके वापस उसकी पुलिस दल में भर्ती की। इसके बारे में उद्धव ठाकरे जी एक्सप्लेनेशन देंगे क्या? देश के बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की भूमिका पर बीजेपी शुरुआत से ही सवाल उठा रही है, लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सचिन वाजे के बचाव में आ गए। सरकारची पद्धत नाही, सरकार त्यांनी सुद्धा यापूर्वी चालवलेल्या आम्ही सुद्धा त्यांच्या सोबत होतो, परंतु जे एक चित्र निर्माण केले जाते की जणू काही सचिन वाजे म्हणजे ओसामा बिन लादेनच आहे, अशा पद्धतीने त्याने जे काय वाटतंय ते कशासाठी की जो कोणी सापडेल तो कोणी असला तरी त्याला दया माया क्षमा दाखवली जाणार नाही। उद्धव ठाकरे की इस प्रतिक्रिया ने बीजेपी के सवालों को पहले से ज्यादा पैना कर दिया, जिसका नतीजा मुंबई पुलिस कमिश्नर के तबादले के रूप में सामने आया। लेकिन सवाल यह है कि सचिन वाजे कौन है जिनकी वजह से सीधे मुख्यमंत्री पर उंगलियां उठ रही हैं? आखिर क्यों उद्धव ठाकरे सचिन वाजे के बचाव में आए? उद्धव ठाकरे और सचिन वाजे के बीच बीजेपी जो रिश्ता जोड़ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह सचिन वाजे की मुंबई पुलिस में वापसी है। मुंबई पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर सचिन वाजे भले ही एक एपीआई रैंक के अफसर हो, लेकिन मुंबई पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण सीआईयू यूनिट यानी कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की कमान उसको कैसे मिली, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। सचिन वाजे की कहानी 1990 के दशक में शुरू हुई, जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का दबदबा था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजा और अरुण गवली जैसे गैंगस्टरों की तूती बोलती थी। तब मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अभियान शुरू किया और अंडरवर्ल्ड के शार्प शूटरों का एक के बाद एक एनकाउंटर होना शुरू हुआ। इसी दौरान सचिन वाजे का ट्रांसफर मुंबई में हुआ। सचिन वाजे का पूरा नाम सचिन हिंदूराव वाजे है। वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले हैं। 1990 में उनका चयन महाराष्ट्र पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे हुआ। पहली पोस्टिंग हुई गढ़चिरौली की नक्सल प्रभावित इलाके में, जिसके 2 साल बाद उनका ट्रांसफर ठाणे हो गया। बाद में वाजे की तैनाती मुंबई की क्राइम ब्रांच में हुई। यहाँ उनकी मुलाकात एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से हुई और धीरे धीरे वो अंडरवर्ल्ड के शूटरों का खात्मा करने वाले पुलिस अफसर के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन साल 2002 में घाटकोपर बम धमाके की जांच में पुलिस ने ख्वाजा यूनुस को पकड़ा, जिसकी मौत पुलिस हिरासत में ही हो गई और इसका इल्जाम मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के अफसरों पर लगा। सचिन वाजे पर भी केस दर्ज हुआ और 2004 में सचिन वाजे को पुलिस फोर्स से निलंबित कर दिया गया। सचिन वाजे को मुंबई पुलिस ने 16 साल तक निलंबित रखा हुआ था, लेकिन जून 2020 में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के नेतृत्व वाली समिति ने सचिन वाजे के निलंबन को वापस लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच में उनकी वापसी का रास्ता सुनिश्चित कर दिया। देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि वाजे के निलंबन को खत्म करने के लिए शिवसेना ने मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर भी दबाव डाला था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार बनते ही वाजे को लाने का रास्ता साफ किया गया। तो उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी, और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे कोरोना के काल में कोरोना के कारण अधिकारियों की आवश्यकता है, इसलिए केवल एक ही अधिकारी को या उनके साथ वाले जो 2-3 लोग थे उनको छोड़कर किसी अधिकारी को सरकार ने वापस नहीं लिया। बीजेपी का दावा है कि महाराष्ट्र में जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी उस वक्त भी सचिन वाजे के निलंबन को पीछे लेने का प्रस्ताव आया था, लेकिन उस वक्त एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने इस प्रस्ताव को नामंजूर किया था। 2007 में सचिन वाजे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। 2008 में
वो शिवसेना में शामिल हो गए। बीजेपी का दावा है कि शिवसेना से इसी करीबी का फायदा सचिन वाजे को मिला। उद्धव ठाकरे ने उन्हें क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का प्रमुख बनाया, सभी हाई प्रोफाइल केस भी सौंपे। सचिन वाजे ने ही एक इंटरस्टेट कार घोटाले का खुलासा किया था। इस मामले में पिछले साल दिसंबर में उन्होंने मशहूर स्पोर्ट्स कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को गिरफ्तार किया। हाल ही में सचिन वाजे ने कंगना और ऋतिक ईमेल केस में ऋतिक रोशन के बयान दर्ज किए थे। ये मामला पहले साइबर थाने में दर्ज था, लेकिन आगे की पूछताछ के लिए इसे CIU को दे दिया गया। मुंबई में जितनी हाई प्रोफाइल केसेस हुई, जुरिस्डिक्शन किसका भी रहे, कोई भी जुरिस्डिक्शन रहा, तब भी वो केस CIU के पास आती थी। और विशेष रूप से फिर वो बादशाह रैपर वाली केस हो, चाहे ऋतिक रोशन वाली केस हो। और हमको तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखता है कि एक प्रकार से वहां CIU के प्रमुख के रूप में नहीं, वसूली अधिकारी के रूप में उनको बैठाया गया। उद्धव ठाकरे जिस तरह से सचिन वाजे के बचाव में आगे आए, उसने बीजेपी को और भी आक्रामक कर दिया। जैसे जैसे एंटीलिया केस में सचिन वाजे का नाम सामने आया, NIA ने उन्हें गिरफ्तार किया। उसने शिवसेना को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया। ये जो सारा घटनाक्रम है, ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते। और इसलिए इसमें कौन कौन है, इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए कि फेलियर ऑफ पुलिस नहीं है, ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। एक अधिकारी को सर्विस में लेना, उसके बाद जो हुआ है, ऐसे घटनाएं पहले भी हुई है और राज्यों में। लेकिन ठीक है, अब एक आदमी की मौत हो गई है, उसके बारे में NIA जांच कर रही है। जो जिलेटिन के टुकड़े मिले उसकी जांच कर रही है। NIA का सच सामने आने तो बाद में हम वापस बात करेंगे। एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह पर गाज गिरा चुकी है। अब देखना यह है कि अगला नंबर किसका आता है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, कमलेश सुतार, मुस्तफा शेख और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।